दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उपदेशा क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र पुस्तक के तहत आरओ की परीक्षा से संबंधित जो पूर्व वर्षों की श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत हम लोग आज एक नया सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे दोस्तों, जिसके तहत हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड चैनल पे कर दिया है। ठीक है, यह हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित दूसरी वीडियो होगी, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। ठीक है, सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करेंगे। कह रहा है दोस्तों कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। क्या है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से सारे प्रश्नों को देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। क्या है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त के साथ। क्या है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। हमारा 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो दो साथी कौन थे। क्या है, भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो दो साथी कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजगुरु और सुखदेव। क्या है, राजगुरु और सुखदेव इसका सही आंसर हो जाएगा। यह डेट आप लोग याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। क्या है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। 13वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखेंगे। देखिए यहां देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 1926 में गठित, क्या है, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। कह रहा है कि 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि अंबिका चक्रवर्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि यशपाल, भगत सिंह और छबील दास नौजवान सभा के सदस्य थे। नौजवान सभा को कब गठित किया गया था दोस्तों, 1926 में। जो इसके सदस्य नहीं थे वे थे ऑप्शन ए यानी कि अंबिका चक्रवर्ती। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 14वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था। क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि बिपिन चंद्रपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखते रहिए सारे प्रश्नों को। क्या है, चलिए दोस्तों 15वां नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या है देखेंगे, कह रहा है कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। क्या है, कह रहा है कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। जबकि बिपिन चंद्रपाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय यह उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित नेताओं में से थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 16वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने, क्या है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर यानी कि कुलाधिपति पर गोली चलाई थी। क्या है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर यानी कि कुलाधिपति पर गोली चलाई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि बीना दास। ठीक है, बीना दास कब चलाई थी, फरवरी 1932 में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 17वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था। क्या है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपीनाथ साहा ने। ठीक है, गोपीनाथ साहा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गोपीनाथ साहा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, अगला जो है दोस्तों यह है हमारा न्यू टॉपिक है। कह रहा है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। क्या है, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए। ठीक है,
क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों यूएसए के सैन फ्रांसिस्को नगर में। ठीक है, चलिए सैन फ्रांसिस्को दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि गदर पार्टी का मुख्यालय था, तो हम लोगों ने अभी देखा कहाँ, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में, जो कि कहाँ है, यूएसए के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, 2 का हमारा ऑप्शन है, गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? क्या है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि अफगानिस्तान में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए अफगानिस्तान में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भीखाजी रुस्तम कामा। क्या है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीखाजी रुस्तम कामा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि वह कौन थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? क्या है, वह कौन थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रास बिहारी बोस। ठीक है, वह कौन थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रास बिहारी बोस। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा छठा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। छठा नंबर प्रश्न देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी, क्या है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? क्या है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले। अगला जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? क्या है, कह रहा 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। क्या है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। सही आंसर ऑप्शन डी 1905। ठीक है, राइट आंसर हमारा 1905 में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या है हमारा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा कांग्रेस। क्या है, अगला टॉपिक है कांग्रेस, बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से। कह रहा है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्या है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही आंसर हो जाएगा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता? ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। चलिए बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्या है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो आर.बी. घोष, यानी कि रास बिहारी घोष। ठीक है, आर.बी. घोष यानी कि रास बिहारी घोष। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर 1907 में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। कह रहा है कि मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, कह रहा है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्या है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ढाका। ढाका वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? ढाका बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए सारे प्रश्नों को। चलिए बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक है, कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार। क्या है अगला टॉपिक? मार्ले मिंटो सुधार। पहला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया थी। क्या है, ध्यान से सुनिएगा फिर। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया थी। ठीक है, कराया थी कौन सी? ऑप्शन डी क्या है, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। ठीक है,
क्या है, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वह है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। क्या है, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। ठीक है, कह रहा है दिल्ली भारत की राजधानी बनी, ऑप्शन बी 1911 में। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी, ऑप्शन बी 1911 में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, वह कह रहा है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। किसके द्वारा, बिहार के एक किसान थे दोस्तों राजकुमार शुक्ल। ठीक है, उनके द्वारा चंपारण आंदोलन से संबंधित समस्याओं से गांधी जी को अवगत कराया गया था। किसमें, ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन। क्या है, होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, पहला है, कह रहा है 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। क्या है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व में किसके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तिलक एवं एनी बेसेंट के। ऑप्शन ए तिलक एवं एनी बेसेंट के इसका सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या है हमारा, यहां देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। ठीक है, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। क्या है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। क्या है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित या दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा तीसरा प्रश्न, कह रहा है कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। क्या है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि अनुग्रह नारायण सिंह। क्या है, ऑप्शन सी जो है वह है अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था, तो अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, कह रहा है कि चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष एफजी सलाई थे। इसके सदस्य थे डीजे रीड, महात्मा गांधी, एलसी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, देखेंगे ध्यान से। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, यहां देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष एफजी सलाई थे। इसके सदस्य थे डीजे रीड, महात्मा गांधी, एलसी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण और जी रैनी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिएगा क्या है हमारा, यहाँ देखिए क्या कह रहा है। जबकि MEL टैनर सचिव थे कृषि चंपारण कृषि जांच समिति के। बाद में कह रहा है कि राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य बनाया गया, अतः विकल्प सी सही है, यानी कि अनुग्रह नारायण सिंह कृषि जांच समिति के अध्यक्ष नहीं थे। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। क्या है, कह रहा है कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो करना। क्या है, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे। कह रहा है कि किसान आंदोलन एवं किसान सभा। क्या है, किसान आंदोलन एवं किसान सभा। पहला प्रश्न क्या है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। क्या है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। ऑप्शन ए, यानी कि अवध। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। क्या है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
क्या है, कह रहा है कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। क्या है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एनजी रंगा को। ठीक है, एनजी रंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्या है, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखेंगे अगले प्रश्न को क्या कह रहा है। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। तो अभी हम लोगों ने देखा आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, कह रहा है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। कह रहा है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1929 में, क्या है, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। अगला है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, कह रहा है कि किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन, क्या है, किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी। क्या है, किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कब हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ। ठीक है, क्या है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि 3रा नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, कह रहा है कि रॉलेट अधिनियम, ठीक है, रॉलेट अधिनियम 1919, रॉलेट सत्याग्रह 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट अधिनियम था दोस्तों, यह कब था। रॉलेट अधिनियम जो था दोस्तों, यह हमारा हो जाएगा मार्च 1919 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह, तो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था दोस्तों 6 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 में। फिर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, तो यह हुआ था दोस्तों 26 से 30 दिसंबर 1919 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो यह हुआ था हमारा, हम सभी लोगों को मालूम है, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा रॉलेट अधिनियम। ठीक है, रॉलेट अधिनियम मार्च 1919 में। फिर हो जाएगा हमारा रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। और लास्ट में हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 1919। फिर देखेंगे ध्यान से, रॉलेट अधिनियम हमारा सबसे पहले हो जाएगा यानी कि मार्च 1919। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा रॉलेट सत्याग्रह जो कि कब हुआ 6 अप्रैल 1919 में। फिर हो जाएगा हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि कब हुआ 13 अप्रैल 1919 में। और लास्ट हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर के बीच। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 1, 2, 4 और 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन, अगला जो टॉपिक है वह है असहयोग आंदोलन। कह रहा है कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। क्या है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों गोरखपुर जनपद में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। क्या है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिनको गुरु की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 3रा नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे 3रा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है।
कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ठीक है, क्या है? महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कारण कह रहा है कि इसकी स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, इसकी स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी सही है। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्या है? यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथन देख लेंगे। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, कथन सही है। फिर कह रहा है कारण इसके स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया, यह भी कारण हमारा सही है, पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? कह रहा है कि रविंद्र, कथन और कारण का प्रश्न है। कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। ठीक है दोस्तों, तो यह बिल्कुल सही है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, यह हमारा कथन सही है। चलिए कारण देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि कारण आर कह रहा है कि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, तो कारण हमारा गलत है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, कथन क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, तो कथन हमारा सही है और कारण गलत दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है कि स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था दोस्तों CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, CR दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारे भगत सिंह के गुरु भी थे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है क्या दोस्तों? कह रहा है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? क्या है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विट्ठल भाई जे पटेल। क्या है? विट्ठल भाई जे पटेल, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था दोस्तों? ऑप्शन बी विट्ठल भाई जे पटेल। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? क्या है? अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन डी यानी कि विट्ठल भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है साइमन कमीशन। ठीक है, अगला है साइमन कमीशन, कथन और कारण का प्रश्न है। चलिए देखेंगे। कह रहा है कि कथन एक, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। क्या है? कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कारण कह रहा है कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो दोनों कथन एवं कारण दोनों सही है, और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर सही व्याख्या है ए की। ठीक है, आर सही व्याख्या है ए की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो ऑप्शन सी लाला लाजपत राय को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। क्या है? नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ML नेहरू ने, यानी कि मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी दोस्तों? ML नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू ने। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही पढ़ते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन या पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। ठीक है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखते रहिए सारे प्रश्नों को। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित
संकल्प में शामिल नहीं था। क्या है? निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन। ठीक है, भारत की विदेश नीति की घोषणा बिल्कुल सही है। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, यह भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, यह भी सही है। ठीक है दोस्तों, और अस्पृश्यता उन्मूलन हमारे संविधान के किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है, भारत की विदेश नीति की घोषणा की गई थी, सही है। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी, सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, यह भी सही है। जबकि अस्पृश्यता उन्मूलन यह हमारे 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में नहीं था। चलिए बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों? कह रहा है कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? क्या है? स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1929, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है अगला जो टॉपिक है? वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, कथन और कारण का प्रश्न है, कथन पढ़ेंगे। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। क्या है? महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया। ठीक है दोस्तों, ये सही है हमारा। फिर कह रहा है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, यह हमारा कारण बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या है? चलिए देखेंगे। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, फिर देख लेंगे कथन। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया, कथन बिल्कुल सही है। कारण है महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, यह कारण हमारा गलत है। इस प्रकार सही आंसर ए सही है, परंतु आर गलत है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? कह रहा है कि महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। ठीक है, तो यह हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, सही नहीं है। कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। क्या है? मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। ठीक है, तो यह हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट जो है यह हमारा सही है कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है तीसरा नंबर प्रश्न? क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? क्या है? नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अब्बास तैयब जी। क्या है? ऑप्शन ए, अब्बास तैयब जी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। देखेंगे क्या है हमारा अगला प्रश्न। ध्यान से देखते रहिए सारे प्रश्नों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखेंगे। कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे, क्या है? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे। कह रहा है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। क्या है? लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, सीमांत गांधी के रूप में भी इनको हम जानते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? क्या है? सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? देखेंगे। कह रहा है कि सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक था दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। क्या है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नया टॉपिक, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। चलिए पहला है, क्या कह रहा है कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? क्या है? उस भारतीय का क्या नाम था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर BR अम्बेडकर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण का प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। कथन क्या कह रहा है? कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था।
बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। क्या है? गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। आर सही है दोस्तों। ठीक है, आर हमारा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखेंगे, ए गलत है किंतु आर सही है। ए गलत है किंतु आर सही है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया। क्या है? ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1930 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में कौन थे। क्या है? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्न को ध्यान से देखिए। कह रहा है सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। क्या है? कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट 1932। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। श्री BR अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है। क्या है? श्री BR अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है पूना समझौता। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि कथन ए, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। ठीक है, क्या है? ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण कह रहा है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। क्या है? कथन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखेंगे क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है? कह रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। क्या है? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है दोस्तों कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। ठीक है, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरी अधिवेशन 1939। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया। तो ऑप्शन बी त्रिपुरी अधिवेशन 1939। चलिए बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ दोस्तों। अगला है पाकिस्तान की मांग। ठीक है, क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है। चलिए देखेंगे। कह रहा है कि वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। बिल्कुल सही है। कह रहा है कि उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्या है? उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह भी सही है। फिर कह रहा है कि असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, यह भी हमारा सही है। जबकि वे सदैव डायरी रखते थे, यह हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, वे सदैव डायरी रखते थे, यह हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। चलिए देखेंगे क्या है इसका राइट आंसर। ध्यान से हम लोग देखेंगे। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। इसका सही राइट आंसर हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या दिया गया। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद इकबाल। चलिए, कह रहा है कि वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद प्रयागराज अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। चलिए, पहला क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन फल था।
क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन फल था। ठीक है, क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, पहला है क्या है, क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, क्या है, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, क्या है, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, बिल्कुल गलत है दोस्तों। चौथा क्या कह रहा है कि एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। ठीक है, एआईसीसी द्वारा यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, तो यह बिल्कुल सही आंसर है। हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 और 4 जो हमारा पॉइंट दिया गया है वह सही है। यानी कि क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, बिल्कुल सही है। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, यह भी सही है। और एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, यह भी सही है। सही आंसर ऑप्शन बी 1, 2 और 4। चलिए बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था, क्या है, कह रहा है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लुई फिशर। क्या है, लुई फिशर इसका सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कथन और कारण का प्रश्न है, कथन देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। तो कथन हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कारण देखेंगे। कह रहा है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा, तो यह भी हमारा सही है। ठीक है, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। ठीक है, तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बलिया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन रूबिकान, क्या है, ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था, तो इसका सही आंसर है जेल में गांधी का आमरण अनशन। क्या है, जेल में गांधी का आमरण अनशन, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्या है, ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था, तो ऑप्शन ए जेल में गांधी का आमरण अनशन। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है, पॉइंट पढ़ेंगे। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया। ठीक है, कह रहा है कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। क्या है, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। फिर है यह एक अहिंसक आंदोलन था। फिर कह रहा है कि यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ठीक है, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ठीक है, इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है। हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ध्यान से चलिए देखेंगे। कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 की सुबह में ही अधिकांश कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। ठीक है, एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। ठीक है, फिर कह रहा है साथ ही इस आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई थी, अतः यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। फिर कह रहा है कि आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए और सी दोनों है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी माना था। ठीक है, आयोग ने किसको सही माना था, तो आयोग ने सही माना था दोस्तों कि कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया था। ठीक है, आयोग ने ऑप्शन बी को राइट आंसर माना था। ठीक है, जबकि हमारा ए और सी वह है
अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए और सी दोनों है, जबकि आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन बी को माना था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। कह रहा है कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सर टी.बी. सप्रू, यानी कि सर तेज बहादुर सप्रू ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से दोस्तों सर तेज बहादुर सप्रू ने वकालत की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। ऑप्शन ए 21 अक्टूबर 1943। ऑप्शन ए 21 अक्टूबर 1943। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। मेजर जनरल शाहनवाज खां, ठीक है, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, ठीक है, कर्नल शौकत अली मलिक, ठीक है, मेजर करतार सिंह। दोस्तों यहां आंसर स्टार मार्क किया गया है। डिटेल देखेंगे क्या दिया गया है। यहां देखिए, कह रहा है कि मेजर जनरल शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक तथा मेजर करतार सिंह, यह सभी व्यक्ति आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे, इसलिए हमारा आंसर स्टार मार्क किया गया है। कोई भी ऑप्शन हमारा गलत नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन हमारा गलत नहीं है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है। चौथा नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, तो रशीद अली, ठीक है, फिर कह रहा है कि शाहनवाज, फिर कह रहा है कि पीके सहगल, ठीक है। जो नहीं जुड़े थे दोस्तों वह थे हमारे बीसी दत्त, ठीक है, जो नहीं जुड़े थे वह थे हमारे बीसी दत्त। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, रशीद अली जुड़े थे, शाहनवाज जुड़े थे, पीके सहगल, लेकिन बीसी दत्त नहीं जुड़े थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। क्या है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सीआर दास। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था दोस्तों, सीआर दास, यानी कि चितरंजन दास। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था दोस्तों, ऑप्शन बी यानी कि सीआर दास। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946। क्या है, कैबिनेट मिशन योजना 1946। चलिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। क्या है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए सारे प्रश्न। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा। चलिए देखेंगे 1946। पहला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। क्या है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना ने। क्या है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। तो ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे। क्या है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अंतरिम सरकार का गठन 1946। क्या है, अंतरिम सरकार का गठन 1946। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था। क्या है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि लियाकत अली खां। ऑप्शन सी यानी कि लियाकत अली खां। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी एवं सी दोनों, बी एवं सी दोनों। ठीक है, यानी कि लियाकत अली खां और अबुल कलाम आजाद, इसमें दो आंसर सही दिया गया है। देखिए बी एवं सी दोनों। ठीक है, तो जिस प्रकार से ऑप्शन आएगा परीक्षाओं में उस हिसाब से आप अपना आंसर मार्क करिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि 16 अगस्त 1946। ऑप्शन डी यानी कि 16 अगस्त 1946। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, क्या दिया गया, कह रहा है कि निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है बंग भाषा प्रकाशिका सभा। ठीक है, जिसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों 1836 में। ठीक है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1838 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्या है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1843 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि इंडियन लीग, तो इंडियन लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1875 में। ठीक है, फिर देखेंगे, कह रहा है कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा, तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। सही आंसर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। ठीक है, कह रहा है कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। ठीक है, तो इसका सही आंसर माउंटबेटन योजना। ठीक है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1947 में। ऑप्शन बी जुलाई 1947 में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न, देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था वह प्रभावी हुआ था दोस्तों जुलाई 18, 1947 को। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है, जुलाई 18, 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्या है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सी राजगोपालाचारी। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि जेबी कृपलानी ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, देखेंगे क्या दिया। चलिए दोस्तों, कह रहा है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, पहला कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। बिल्कुल सही है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। कह रहा है लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। गलत है दोस्तों। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा केवल एक सही होगा। ठीक है, चलिए
इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों लेमेस्टर ना होके एलिजा इम्पे थी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? क्या है? लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है तीसरा नंबर प्रश्न? ध्यान से देखिए। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेल करते हैं। कह रहा है नियंत्रण परिषद की स्थापना। ठीक है, नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी दोस्तों पिट का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा। ठीक है, फिर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा। ठीक है, फिर कह रहा है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। क्या है? ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। ठीक है, फिर कह रहा है कि गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। ठीक है, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। फिर देखेंगे, कह रहा है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना तो किया गया था पिट का भारतीय अधिनियम 1784। फिर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो नियामक अधिनियम 1773। फिर कह रहा है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो इसका आंसर है चार्टर अधिनियम 1813। और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2, 1, 4 और 3। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। क्या है अगला प्रश्न? ध्यान से देखिए। कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? क्या है? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। चले बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 1834। क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो ऑप्शन सी 1834। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? क्या है? निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिएगा क्या है। चलिए दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या है 7वां नंबर प्रश्न? कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? ठीक है, ध्यान से देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा? कह रहा है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? क्या है? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है, डिटेल हम देखेंगे। चलिए, कह रहा है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कब की गई? 1862 में। जबकि हमारा ऑप्शन में 1861, 1851, 1871, 1881 कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1936। क्या है? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
क्या है हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है दोस्तों, आधुनिक इतिहास विविध। ठीक है, जिसको हम लोग पूरे प्रश्न सारे एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक पार्ट जो बचा हुआ है आधुनिक इतिहास विविध का, इसको हम लोग एक छोटी सी वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे आधुनिक इतिहास विविध के साथ। ठीक है दोस्तों, विविध के सारे प्रश्नों को हम लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में यहीं तक। तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।